गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव और सीएलसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के पार्ट को हम डिस्कस कर रहे थे और अभी तक आपको पता है कि 25 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 26 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में जो मैंने बातें की थी वो बातें की थी कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो, किस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हो, किस तरीके से लिपिड का डाइजेशन हो और किस तरीके से डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो। आज हम उनके एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि सभी का कंपैरिजन करें कि डिफरेंट पार्ट का कहाँ कहाँ पर डाइजेशन पॉसिबल हुआ था। एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मुख गुहा या ओरल कैविटी, फिर बात कर रहा हूं ग्रेसिका या ईसोफेगस, फिर हम बात करें आमाशय या स्टमक, फिर हम बात करेंगे ड्यूडेनम या छोटी आंत का ड्यूडेनम भाग, ग्रहणी भाग। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में हुआ 30%, मुख गुहा के अंदर प्रोटीन का नहीं हुआ, लिपिड का भी नहीं हुआ, न्यूक्लिक एसिड का भी नहीं हुआ। ग्रेसिका के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रेसिका का डाइजेशन में कोई रोल नहीं था, तो ये कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का और न्यूक्लिक एसिड का पाचन करा नहीं सकती। आमाशय के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, और नेग्लिजिबल या नगण्य जो था वो लिपिड का डाइजेशन भी। न्यूक्लिक एसिड का नहीं हो पाया। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में कार्बोहाइड्रेट का भी हुआ, प्रोटीन का भी हुआ, लिपिड का भी हुआ, न्यूक्लिक एसिड का भी हुआ। तो आपने ये देखा कि छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में डाइजेशन सबसे ज्यादा, और इस कार्बोहाइड्रेट में क्या बना था? हमारे पास पॉलीसेकेराइड जो था, स्टार्च जो था या सेलुलोज जो था, वो फाइनली मोनोसेकेराइड में चेंज हो गया था। प्रोटीन में जितने भी पॉलीपेप्टाइड थे प्रोटीन, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। लिपिड का डाइजेशन हुआ तो हमारे पास मोनोग्लिसराइड भी बना, हमारे पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन पॉसिबल हुआ तो हमारे पास पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, ये सब चीजें मिली थी। क्या रोल है, क्यों डाइजेशन करवाना पड़ा? हमारे पास जितने भी मोनोसेकेराइड यूनिट हैं, ग्लूकोज हो सकती है, फ्रक्टोज हो सकती है, गैलेक्टोज हो सकती है। ये मोनोसेकेराइड जितने भी यूनिट हैं, ये डायरेक्ट एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। और दूसरी चीज,
इनका एक्सेस अमाउंट यदि है, ज़्यादा अमाउंट है, तो वो क्या हो जाता है, संग्रह में उपयोग में लाया जाता है। इसका मतलब जिस दिन मान लो हमारा उपवास रहेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जो भी फूड मटेरियल हमारी बॉडी में स्टोरेज है उसको यूटिलाइज करेगी। जितने भी अमीनो एसिड बने, इनके 2-3 पाथवे हो सकते हैं। डीएमिनेशन रिएक्शन करेगा तो अमोनिया बनाएगा, और जितनी भी अमोनिया बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर यूरिया बना लेगी। अमीनो एसिड है, अलग अलग अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। या अमीनो एसिड जो है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोटीन फॉर्मेशन का ये काम करेगा। मोनोग्लिसराइड फैटी एसिड ग्लिसरॉल ये स्टीरॉइड बनाने का काम करेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटेंट बनाने का काम करेगा। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजिनस बेस है, ये सभी अलग अलग पाथवे में जैसे भी यूटिलाइज होंगे वहां पर अपना डिफरेंट फंक्शन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो इन सभी की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है और ये सभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म अपनी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इस सिंपलर फॉर्म को हमें क्या करवाना, एब्जॉर्ब करवाना। तो नेक्स्ट पॉइंट कि एब्जॉर्प्शन कौन कौन से पार्ट का, एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट में एब्जॉर्प्शन संभव हो पाता है वो देख लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास पहला पार्ट है मुख, दूसरा पार्ट है आमाशय, तीसरा पार्ट है छोटी आंत, चौथा पार्ट है बड़ी आंत। मुख वाले भाग में सर्टेन ड्रग्स का अवशोषण होता है। आमाशय भाग में वाटर है, अल्कोहल है, सिंपल शुगर है, इनका अवशोषण होता है। छोटी आंत वाले भाग में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, फैटी एसिड है, अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, इन सभी का तो सर्टेन ड्रग्स या कुछ निश्चित औषधियां हैं उसका मुख में ही अवशोषण हो गया। वाटर, अल्कोहल और सिंपल शुगर का आमाशय या स्टमक भाग में अवशोषण हो गया। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल जो है उनका छोटी आंत में अवशोषण हो गया। और वाटर कंटेंट, मिनरल्स और कुछ औषधियां इनका अवशोषण कौन से भाग में होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल शुगर, अल्कोहल और वाटर का अवशोषण कौन से भाग में हुआ? आमाशय में। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल का छोटी आंत में, और वाटर, मिनरल और कुछ औषधियों का बड़ी आंत। क्लियर?
अब कौन कौन से मेथड से एब्जॉर्प्शन होगा वो देख लेते हैं। बेटा हमारे पास अलग अलग 2-3 मेथड हैं जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, और अलग अलग फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन उन अलग अलग मेथड से पॉसिबल हो पाता है। पहला मेथड सिंपल डिफ्यूजन, जिसे हम बोल रहे हैं साधारण विसरण। दूसरा, सिंपल डिफ्यूजन के अलावा दूसरा तरीका है सुसाध्य परिवहन, जिसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और तीसरा सक्रिय परिवहन, जिसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन, साधारण विसरण, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सुसाध्य परिवहन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन की बात कर रहा हूं मैं। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है? कोई भी फूड मटेरियल की हाई कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो इसे किसी भी प्रकार की एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, इसका मतलब सांद्रता प्रवणता के अनुसार यदि फूड मटेरियल मूव कर रहा है तो उसे बोलेंगे साधारण विसरण के द्वारा भोजन का अवशोषण हुआ है। क्योंकि फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हुआ वो कहाँ है? एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल से हम क्या करवा रहे हैं? उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो टारगेट टिश्यू के पास जब ये एब्जॉर्ब फूड जा रहा है तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जा रहा है, हाई से लो की तरफ, तो इसे बोलते हैं साधारण विसरण की प्रक्रिया। सुसाध्य परिवहन क्या है? अब मान लो ये फूड सोर्स था, ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पर ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लगी हुई, ये फूड मटेरियल इससे जुड़ा और ये इसको ले जाकर यहां पर छोड़ दिया, फूड मटेरियल यहां पर आ गए। इसका मतलब ये फूड सब्सटेंस को फैसिलिटी जो है वो किसने प्रोवाइड की? इस प्रोटीन ने। किसी भी फूड सब्सटेंस के साथ, कोई भी फूड सब्सटेंस है, कोई भी भोज्य पदार्थ है, यदि इसके परिवहन में कोई भी कैरियर आयन या कोई भी प्रोटीन यदि सहायता करता है, कैरियर आयन या प्रोटीन सहायता करेगा, उसी को बोलते हैं सुसाध्य परिवहन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मॉलिक्यूल यहां फ्रक्टोज के थे। इस फ्रक्टोज को कौन फैसिलिटी प्रोवाइड किया? ये प्रोटीन। ये प्रोटीन लाकर यहां रख दिया, तो हम क्या बोलेंगे? इसका कैसा परिवहन होगा? फैसिलिटेटेड। या दूसरा तरीका यह है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, यहां पर एटीपी देना पड़ेगा। कैसे? ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप काम क्या करता है? बाहर की तरफ सोडियम कंसंट्रेशन को भेजेगा और अंदर की तरफ पोटेशियम कंसंट्रेशन को भेजेगा। अब देखो बाहर ऑलरेडी सोडियम ज्यादा है,
फिर भी बाहर जा रहे, इसका मतलब कंसंट्रेशन के विरुद्ध काम होना पड़ रहा। तो ऐसे में यहां पर एटीपी खर्च होंगे। अब जैसे ही ये सोडियम चैनल खुलेगा तो ये सोडियम अंदर की तरफ आएंगे। जब अंदर की तरफ आएंगे तो ये को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट की फॉर्म में ये ग्लूकोज को लेकर आ जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ग्लूकोज को लेकर आएंगे। एटीपी लग रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस आयन की फॉर्म में हो रहा है तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहां पर ये आयन इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ ग्लूकोज का, इलेक्ट्रोलाइट का, कुछ एमिनो एसिड का सिंपल डिफ्यूजन भी हो सकता है। मेनली जब एब्जॉर्प्शन करवाना होगा तो ग्लूकोज का एक्टिव तरीके से होगा। तो इस तरीके से ये तीनों मेथड, कोई भी फॉर्म है, यदि अधिक से लो की तरफ मूव कर रहा है तो सिंपल डिफ्यूजन से, यदि किसी भी प्रकार का कोई कैरियर आयन यहां काम कर रहा है तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और यदि डायरेक्टली एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन जो है फैटी एसिड का और ग्लिसराइड का कैसे होगा। लिपिड का एब्जॉर्प्शन, इसका अवशोषण कैसे होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझे। हमने ये कहा बेटा कि हमारे पास इंटेस्टाइनल रीजन कैसा है, तो इस तरीके से अंगुली नुमा उभार है, और इन अंगुली नुमा उभार को क्या बोलते हैं, विलाई। इनके ऊपर छोटे छोटे उभार और भी हैं ऐसे। इन छोटे छोटे उभारों को क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। और इस पार्ट में विलाई और माइक्रोविलाई क्यों है, आपको पता है, सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ही भोजन का अवशोषण और पाचन होगा। यहां पर फूड यहां से अंदर जाएगा तो यहां पर ब्लड सप्लाई भी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने के लिए यहां पर क्या है, आर्टरी, और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ करने के लिए यहां पर क्या है, वेन। मीन्स इंटेस्टाइनल रीजन के इस पार्ट में सिरा भी है, धमनी भी है, और इसके अलावा लिम्फ कैपिलरीज भी हैं। लसिका केशिकाएं, जिन्हें लैक्टियल्स भी कहा जाता है। अब देखिए बेटा, आपके पास में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, तो ये डायरेक्टली इनका जो पार्ट बनेगा वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा।
इसका मतलब यदि ये कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोटीन है तो ये ब्लड सर्कुलेशन में चला गया। लेकिन लिपिड यदि है तो लिपिड ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है, वो लिम्फ कैपिलरीज में जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये तो ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, लेकिन लिपिड को पहले कहां भेजा? लिम्फ कैपिलरीज, और इस लिम्फ कैपिलरीज से फाइनली फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेस्टेड जो पार्ट है कौन से सर्कुलेशन में एंटर करता है? ब्लड सर्कुलेशन में। और लिपिड का जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो कहां पर एंटर करेगा? लिम्फ कैपिलरीज में, और फिर लिम्फ कैपिलरीज से फाइनली ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। तो देखिए कैसे, ये हमारे पास में ल्यूमेन है, और ये यहां पर इस तरीके से ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। मीन्स यहां पर विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। ये वाला कौन सा पार्ट होगा? म्यूकोसा वाला पार्ट। इसके अंदर वाला कौन सा पार्ट होगा? सब म्यूकोसा वाला पार्ट। उसके बाहर फिर कौन सा होगा? मसल वाला पार्ट। और फिर कौन सा होगा? सिरोसा वाला पार्ट। क्योंकि ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन से म्यूकोसा, म्यूकोसा से सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलर और फिर सिरोसा लेयर। इस ल्यूमेन में हमारे पास क्या मिला? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या मोनोग्लिसराइड। ये मान लो वो फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड, ये हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर में इनसोल्युबल होता है, इसीलिए इसका एब्जॉर्प्शन यहां पर भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो पहले इसको सोल्यूबल बनाते। इसी के पास में यहां पर बाइल साल्ट है, ये बाइल साल्ट। इस बाइल साल्ट में ये जो पार्ट है हेड हाइड्रोफिलिक, और ये पार्ट जो है ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ये पार्ट फैटी एसिड का होगा, और बाइल साल्ट में ये हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक और ये पार्ट क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो सबसे पहले ये दोनों एसोसिएट हो जाएं, एसोसिएट होंगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल या माइसेल। क्लियर है मेरी बात यहां तक? दोबारा एक बार ध्यान से समझें कि हमारे पास में जितना भी फैट और लिपिड का जो पार्ट बना, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड है, इस फॉर्म में हाइड्रोफोबिक था, और बाइल साल्ट हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इस फॉर्म में था। ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, क्योंकि आपको पता है बाइल साल्ट का फैट के डाइजेशन में अहम भूमिका होती है। ये दोनों मिले तो क्या बना लिया? मिसेल। अब ये मिसेल इस म्यूकोजल के अंदर, म्यूकोजल वाली लाइनिंग जो है ये वाली, इसके अंदर एंटर कर जाता है। जब इसके अंदर एंटर करेगा तो इसमें क्या होगा?
तो बेटा इसमें होगा, इस म्यूकोजल में डिफरेंट गोल्जी बॉडी आपस में आकर एक्शन करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे वो देखें एक बार आप। यहां पर गोल्जी बॉडी, और इस गोल्जी बॉडी की एक्शन क्या होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं, ये क्या बन गया है, मिसेल, और इस मिसेल के चारों तरफ इस तरीके से प्रोटीन कोटिंग कर देते हैं। प्रोटीन का आवरण, एमिनो एसिड के ग्रुप का आवरण या प्रोटीन कोटिंग कर देते हैं। अब इस मिसेल के चार तो प्रोटीन जो कोटिंग हुई है, इसी को बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, और ये काइलोमाइक्रोन इस म्यूकोसा से सब म्यूकोसा में एंटर कर जाता है। और आपको पता है बेटा, सब म्यूकोसा रीजन में डिफरेंट ब्लड सप्लाई भी है, ब्लड कैपिलरीज भी हैं, लिम्फ कैपिलरीज भी हैं, नर्व सप्लाई भी है। तो ये काइलोमाइक्रोन इस सब म्यूकोसा में जाकर कहां पर, लिम्फ कैपिलरीज, जिनको क्या बोल रहे हैं हम, लैक्टियल्स, क्योंकि व्हाइटिश कलर का है, जमा हो जाएगा यहां पर। तो इन लिम्फ कैपिलरीज से फिर फाइनली ब्लड के अंदर इसको सेंड किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? दोबारा एक बार ध्यान से समझे क्या है। हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखा कि यहाँ पर इंटेस्टाइनल रीजन में किस तरीके से आर्टरी, वेन और लिम्फ कैपिलरीज की सप्लाई है। आर्टरी और वेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो पार्ट है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। लिपिड का डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाता है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाएगा। इन लिम्फ कैपिलरीज को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लैक्टियल्स। अब देखें कि डाइजेशन लिपिड का जो हुआ तो ये बना या तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, या फिर क्या बना, मोनोग्लिसराइड। ये जो फॉर्म है वाटर में इनसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है, तो इसे पहले बाइल साल्ट में मिक्स किया, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड हो गए बाइल साल्ट। ऐसे कंबाइन करके इसने क्या बना लिया, मिसेल। और अब ये मिसेल इस म्यूकोसल के अंदर जब एंटर किया, यहाँ पर इंटेस्टाइनल रीजन की जो सेल है एंटेरोसाइट्स, वहाँ पर एंटर किया, तो वहाँ पर गोल्जी बॉडी ने चारों तरफ प्रोटीन कोटिंग लगा दी। अब प्रोटीन कोटिंग लगा दी तो इसे नाम दिया काइलोमाइक्रोन, और इस काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में सब म्यूकोसा में ट्रांसफर होकर लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है, और लिम्फ कैपिलरीज से फाइनली कहाँ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन। कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का हमने क्या करवा लिया, एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्प्शन करवाया, उस एब्जॉर्प्शन को बॉडी डिफरेंट, एब्जॉर्ब फूड को बॉडी डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एटीपी जनरेट करवाएगी उनसे। उसी को क्या बोल रहे हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। इसमें क्या हुआ, एब्जॉर्ब जो फूड है उसको बॉडी टिश्यू डिफरेंट जो डिफरेंट एक्टिविटी होंगी उनको परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज या उपयोग में लाएंगे। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लिया, जैसे कि प्रोटीन लिया, जैसे कि लिपिड लिया, तो इस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट किलो कैलोरी पर ग्राम
एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कैलोरीफिक वैल्यू के रूप में। इसका मतलब इस कार्बोहाइड्रेट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में डाला गया है और कैलोरीमीटर में ये कैलोरीफिक वैल्यू देगा, ये देगा 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन देगा 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और लिपिड जो देगा वो देगा 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। लेकिन इसी को हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल वैल्यू की फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कैलोरीमीटर में ये जितना भी भोजन जा रहा है उसका 100% दहन हो जाता है, लेकिन बॉडी के अंदर या फिजियोलॉजी जो चल रही है उसमें 100% पाचन होगा ही नहीं। तो ये एनर्जी कितना देगा? 4, ये 9। तो बेटा कैलोरीफिक वैल्यू की बात की जाए तो लिपिड की वैल्यू ज़्यादा, प्रोटीन की उससे कम और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात की जाए तो लिपिड की ज़्यादा, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की बराबर। ये ध्यान रहे बेटा। अब ये किलो कैलोरी वैल्यू है क्या, इसको थोड़ा और समझते हैं। मैंने अभी क्या कहा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे को एनर्जी मिलनी चाहिए। अब वो एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने हीट की फॉर्म में देखना। मैंने उस एनर्जी को किस फॉर्म में देखा? ये एनर्जी है और इस एनर्जी को हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर है और इस 1 किलोग्राम वाटर को ये जो एनर्जी मिली उसको हीट की फॉर्म में लिया और 1 किलोग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस यदि टेम्परेचर को राइज कर दे, इसी को बोलते हैं 1 किलो कैलोरी। यदि 1 ग्राम वाटर जो होता और जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो हीट 1 डिग्री सेल्सियस यदि इसको राइज कर दे तो इसे क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। यदि जूल की फॉर्म में यदि देखा जाए तो किलो कैलोरी और जूल में आपको पता होगा 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 किलो जूल की फॉर्म में मिलेगा। हम यहां पर केवल किलो कैलोरी की फॉर्म में देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम यदि आपके पास वाटर है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो वो एनर्जी 1 किलो कैलोरी के इक्विवेलेंट होगी जो हीट की फॉर्म में आपको प्रोड्यूस हुई। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अभी तक जो हमने बातें की वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन, लिपिड का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड बातें की। अब यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में मेजर फूड सोर्स की फॉर्म में ये थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तो एनर्जी का सीक्वेंस, फिजियोलॉजिकल वैल्यू पूछी जाए तो भी बता देंगे आप। कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्म में पूछा जाए तो भी बता देंगे आप। आपसे यह पूछा गया कि आप लंबे समय से उपवास की कंडीशन में गए तो आपकी बॉडी ने क्या क्या कंज्यूम किया, किस सीक्वेंस में कंज्यूम किया? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में लिपिड और उसके बाद में प्रोटीन। जब हमारी बॉडी हमारी ही प्रोटीन को कंज्यूम करना शुरू कर देती है तब इसे भूखमरी की कंडीशन कहते हैं। एनर्जी सीक्वेंस पूछा जाए कि इनमें मेजर फूड सोर्स में एनर्जी सीक्वेंस क्या है? लिपिड का सबसे ज्यादा, प्रोटीन का उससे कम और कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर? तो एक बार सोच के देखें कि जब यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी लंबे समय से उपवास पर गई तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेंगे,
फिर लिपिड को डिग्रेड करेंगे, और सबसे बाद में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, तो आपकी बॉडी खुद की प्रोटीन को खाना शुरू कर देगी, और ऐसी कंडीशन को भूखमरी कंडीशन कहा जाता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, जब एनर्जी इतनी ज्यादा लिपिड से मिल जाए तो अच्छा है कि इतनी ज्यादा रोटी वगैरह ना खाने की बजाय बटर की टिकिया है, बटर की टिकिया खा लो, दांत भी ठीक रहेंगे और जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा खाने पीने में। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट बॉडी के लिए यूजफुल होता है। C6H12O6 का प्रोडक्ट क्या बना? CO2 और H2O। H2O बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस पॉसिबल होंगे उसमें यूटिलाइज हो रहा है, CO2 बॉडी से बाहर आ जाएगी, साथ में एनर्जी मिल रही। लेकिन फैट का जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट टाइप के कीटोन बॉडीज बनाना शुरू कर देता है। तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर फॉर्म में कंज्यूम करती है, क्योंकि इस लिपिड का इनका जो, यदि प्रोटीन को कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो ये कंडीशन आ गई, लिपिड को यदि कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो लिपिड के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उत्पाद बनते हैं, वो कीटोन बॉडीज बन जाती है, स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में ज्यादा प्रेफर करती है। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा अब जो बात करें इसी चैप्टर में, पहले मैं 2-4 क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड बातें करेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर इससे रिलेटेड हैं और कौन कौन से हार्मोन इससे रिलेटेड हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए एक साइड में कॉलम फर्स्ट दे रखा है, दूसरी साइड में कॉलम सेकंड दे रखा है। ए दे रखा है पैनक्रिएटिक जूस, बी दे रखा है इंटेस्टाइनल जूस, सी दे रखा है बाइल जूस, और डी दे रखा है सक्कस एंटेरिकस। कॉलम बी में दे रखा है बिलरुबिन, बिलवर्डिन। सेकंड में दे रखा है माल्टेज, ट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एंटेरोकाइनेज। देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसको सॉल्व करते हैं। सक्कस एंटेरिकस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस, और अब आपसे कहा जाए मैच द कॉलम की फॉर्म में, तो ये ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये किसका पार्ट है?
पैनक्रिएटिक जूस का। बिलरुबिन और बिलवर्डिन, बिलरुबिन और बिलवर्डिन किसका पार्ट है? बाइल जूस का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में ऑप्शन में जो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन जो बना है, ए में 4, बी में 3rd, सी में 2 और डी में 1। सेकंड ऑप्शन जो बना है, ए में 3rd, बी में 4, सी में 2, डी में 1। थर्ड ऑप्शन जो बनाया है, ए में 3rd, बी में 4, सी में 1, डी में 2। फोर्थ ऑप्शन बनाया है, ए में 2, बी में 3rd, सी में 1, डी में 4। देखिए बेटा, पहला दे रखा है, इस साइड में ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। पैनक्रिएटिक जूस है, 100% श्योर हो गया। ए का 3 से मैच कराना है, ए का 3 से मैच कराना है, तो पहला गलत और ये भी चौथा भी गलत। सेकंड क्या है, ए का 3 से मैच करवा दिया, ठीक है। यहां पर ए का 3 से मैच करवा दिया, ये भी सही है। बी का 4 से करवा दिया, बी का 4 से करवा दिया, ये भी सही है। इस बी का 4 से, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस या इंटेस्टाइनल पार्ट जो है उससे ये रिलीज हो रहा है। सी का 1 से, अब ये देखो सी का 1 से और वहां पर सी का 2 से, क्या बाइल जूस का पार्ट ये है? सी का 2 में मैच करा रखा है, सी का 2 में माल्टेज है क्या? ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा कि ए में 3rd, ए में 3rd, बी में 4, बी में 4, सी में 1, सी में 1 और डी में 2, डी में। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे में जब भी आपको ये पता है कि यहाँ पर इस तरीके का कंफ्यूजन दे रखा है कि इंटेस्टाइनल जूस का नाम ही सक्कस एंटेरिकस है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन मिला जो मैच कर रहा है। ऐसे में एक चीज और भी ध्यान रखें कि आप ऑप्शन से देखोगे तब जाकर क्लियरिटी मिलेगी, वरना तो इंटेस्टाइनल जूस से, वो जो इंटेस्टाइनल जूस है उस इंटेस्टाइनल जूस को वो डायरेक्टली बी को 2 से भी मैच कर सकता था, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस के अंदर ही तो होता है माल्टेज। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बेटा देखें, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर रहा हूं एडिशनल इसी फॉर्म में। एक होता है बेटा निवाहिका तंत्र या पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जिसे क्या बोल रहे हैं, निवाहिका तंत्र। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और तीसरे को बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल, मीन्स हाइपो
हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। मानव के अंदर हिपेटिक और हाइपोफाइजियल है, ये नहीं होता है। इस पोर्टल सिस्टम की जरूरत क्या पड़ी वो बता देता हूं आपको। हमारे पास हार्ट है, इसका मेन काम है ब्लड को सप्लाई करना किसी ऑर्गन तक, आर्टरी के थ्रू, फिर ये कैपिलरीज के थ्रू उस ऑर्गन में सप्लाई हो जाएगा और वहां से वेन के थ्रू वापस। हमारे हृदय का मेन काम क्या है? धमनी के सहायता से ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया, ऑर्गन में कैपिलरीज से वो ब्लड सप्लाई हुआ, अब वापस वेन के थ्रू वो ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड था, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ गया। लेकिन यदि ऐसा हो कि ये हार्ट सप्लाई किया आर्टरी के थ्रू किसी ऑर्गन के पास और उस ऑर्गन ने फिर दूसरे ऑर्गन को सप्लाई कर दिया, इसका मतलब यहां पर भी कैपिलरीज बन गई और यहां पर भी कैपिलरीज बन गई और फिर वो वेन के थ्रू यहां आ रहा है। इसका मतलब कैपिलरी नेटवर्क जो दो जगह पर पॉसिबल हुआ है, ये पोर्टल सिस्टम कहलाता है। ये बात क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझें। हमारी बॉडी में ये हार्ट है, हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी बॉडी में लीवर है। जितना भी खाना था उस खाने का पाचन और अवशोषण होने के बाद वो फूड मटेरियल यहां पर था। ये फूड मटेरियल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना या बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करना या डीएमिनेशन रिएक्शन करना या हिपेरिन का सिंथेसिस करना या फिर यूरिया का फॉर्मेशन करना, वो कौन करेगा? लीवर। तो यहां से ब्लड सर्कुलेशन हार्ट से कहां सप्लाई हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, एक ऑर्गन हो गया ये। इस ऑर्गन से वापस सीधा हार्ट की तरफ नहीं आया, पहले कहां गया? लीवर में। इस लीवर के अंदर सप्लाई हुआ, अब लीवर से यहां पर आ रहा है क्योंकि लीवर ने उस जितना भी फूड मटेरियल है उसको प्रोसेसिंग कर दिया, ज्यादा अमाउंट में है तो उसको स्टोरेज करवा देगा। कौन कौन से ऑर्गन को कितना अमाउंट में चाहिए तो वो सप्लाई कर दिया हार्ट के पास, हार्ट उसको सप्लाई कर देगा। इसका मतलब हार्ट से ब्लड सप्लाई एक ऑर्गन में, फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, तो यहां पर भी कैपिलरी नेटवर्क है, यहां भी कैपिलरी नेटवर्क है और फिर फाइनली तो ह्यूमन बॉडी में ये हिपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ये क्या काम कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब जो पार्ट था उसको लीवर में ले जाकर हार्ट को सप्लाई करता। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, इसी से रिलेटेड हार्मोनल एक्शन के बारे में और इसी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।